हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोर्स BLIE 228 इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्जेक्ट अप्रोच ऑफ लिटरेचर सर्च? एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इट विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले सब्जेक्ट अप्रोच ऑफ लिटरेचर सर्च का मतलब समझना है और फिर उसके स्टेप्स डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं। साथ ही हमें एग्जाम्पल्स देने हैं ताकि आंसर प्रैक्टिकल लगे। आंसर। इंट्रोडक्शन। लिटरेचर सर्च एक लाइब्रेरी सर्विस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें रिसर्चर या स्टूडेंट किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर इंफॉर्मेशन ढूंढता है। सब्जेक्ट अप्रोच एक ऐसा मेथड है जिसमें इंफॉर्मेशन को उसके सब्जेक्ट के हिसाब से अरेंज करके एक्सेस किया जाता है। इस मेथड में सब्जेक्ट हेडिंग्स, कीवर्ड्स और क्लासिफिकेशन स्कीम्स का यूज होता है। यह रिसर्चर को एक ऑर्गेनाइज तरीके से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचता है। इस आंसर में हम सब्जेक्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट और उसके स्टेप्स डिटेल में देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट अप्रोच। सब्जेक्ट अप्रोच एक ऐसा तरीका है जिसमें इंफॉर्मेशन को सब्जेक्ट या टॉपिक के बेस पर सर्च किया जाता है। इसमें यूजर ऑथर या टाइटल के बजाय डायरेक्टली सब्जेक्ट के अंडर कैटेगराइज्ड मटेरियल्स को एक्सेस करता है। एग्जाम्पल, अगर किसी को डिजिटल लाइब्रेरीज पर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सब्जेक्ट के अंडर सर्च करेगा, ना कि किसी पर्टिकुलर ऑथर के नाम से। 2. टूल्स यूज्ड इन सब्जेक्ट अप्रोच। सब्जेक्ट हेडिंग्स, जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स LCSH, जो स्टैंडर्डाइज्ड सब्जेक्ट टर्म्स देते हैं। क्लासिफिकेशन स्कीम्स, जैसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC या कोलन क्लासिफिकेशन, जो बुक्स को सब्जेक्ट्स के हिसाब से अरेंज करते हैं। टेसोरस, कीवर्ड्स, डिजिटल डेटाबेसेस में रिलेटेड टर्म्स और कीवर्ड्स मिलते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्च करते हो तो आपको रिलेटेड टर्म्स जैसे डेटा माइनिंग या सर्च इंजन्स भी मिलेंगे। 3. स्टेप्स इन सब्जेक्ट अप्रोच ऑफ लिटरेचर सर्च। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, टॉपिक को क्लियरली डिफाइन करना। एग्जाम्पल, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। सही टूल सेलेक्ट करना, लाइब्रेरी कैटलॉग्स, इंडेक्सेस या क्लासिफिकेशन स्कीम्स का यूज करना। एग्जाम्पल, DDC में एजुकेशन का क्लास नंबर ढूंढना और उसके अंदर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सब्जेक्ट हेडिंग्स, कीवर्ड्स यूज करना, स्टैंडर्ड टर्म्स या प्रॉपर कीवर्ड्स लगाना। एग्जाम्पल, डिजिटल लाइब्रेरीज सर्च करना इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन बुक्स। रिसोर्सेज लोकेट करना, बुक्स, जर्नल्स या डेटाबेसेस जो उस सब्जेक्ट के अंडर अरेंज्ड है। एग्जाम्पल, OPAC में सब्जेक्ट सर्च करके रिजल्ट्स देखना, सर्च को रिफाइन करना, जो रिजल्ट्स आए उन्हें रिव्यू करके कीवर्ड्स को और स्पेसिफिक बनाना। एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से नैरो करके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। 4. एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। एडवांटेजेस, जब ऑथर या टाइटल याद ना हो टैब हेल्पफुल है। सब्जेक्ट वाइज अरेंजमेंट सिस्टमैटिक और इजी होता है। कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट्स मिलते हैं। लिमिटेशंस, करेक्ट सब्जेक्ट हेडिंग या क्लासिफिकेशन नंबर पता होना चाहिए। हर लाइब्रेरी अलग सिस्टम यूज कर सकती है। कभी कभी इंफॉर्मेशन मल्टीपल हेडिंग्स के अंडर स्कैटर्ड होती है। कंक्लूजन, सब्जेक्ट अप्रोच एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल मेथड है जिसमें रिसर्चर अपने टॉपिक के हिसाब से इजीली डॉक्यूमेंट्स सर्च कर सकता है। इसमें क्लासिफिकेशन और सब्जेक्ट हेडिंग्स का रोल इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स फॉलो करके सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना, सही टूल सेलेक्ट करना, कीवर्ड्स अप्लाई करना, रिसोर्सेज ढूंढना और सर्च रिफाइन करना, हम एक्यूरेट और यूजफुल इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। थोड़ी लिमिटेशंस होने के बावजूद यह लाइब्रेरीज में सबसे कॉमन और इफेक्टिव अप्रोच है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. What is title announcement service? Explain how would you provide it in a library. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस TAS डिफाइन करना है, फिर ये बताना है कि इसका लाइब्रेरी में क्या पर्पस है।
उसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है कि लाइब्रेरी इसको कैसे प्रोवाइड करती है स्टेप बाय स्टेप और इसका यूजर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। आंसर। इंट्रोडक्शन। टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस यानी TAS एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट करंट अवेयरनेस सर्विस है जो लाइब्रेरीज अपने यूजर्स को देती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है रीडर्स को नए आने वाले बुक्स, रिपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट्स के बारे में तुरंत इन्फॉर्मेशन देना। इससे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को अपने फील्ड के लेटेस्ट नॉलेज के बारे में तुरंत पता चल जाता है। इस आंसर में हम TAS की डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, लाइब्रेरी में प्रोवाइड करने के मेथड्स, स्टेप्स और बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और पर्पस ऑफ टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस। TAS बेसिकली एक नोटिफिकेशन सर्विस है जिसमें लाइब्रेरी अपने यूजर्स को बताती है कि कौन से नए टाइटल्स कलेक्शन में ऐड हुए हैं। इसमें जनरली बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स होते हैं जैसे टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, ईयर और कभी कभी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इसका मेन पर्पस होता है कि रीडर्स को शेल्फ्स पर सर्च करने की जरूरत ना हो और उन्हें डायरेक्टली पता चले कि लाइब्रेरी में क्या नया आया है। एग्जाम्पल। एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हर महीने साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में नए बुक्स की लिस्ट डिस्प्ले करती है। 2. मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग TAS इन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज TAS को डिफरेंट मेथड्स से प्रोवाइड करती है। प्रिंटेड लिस्ट्स या बुलेटिन्स। ट्रेडिशनल टाइम में लाइब्रेरीज नए बुक्स की लिस्ट प्रिंट करके नोटिस बोर्ड पर लगाती थी। लाइब्रेरी वेबसाइट OPAC। अब मॉडर्न लाइब्रेरीज अपने वेबसाइट पर न्यू अराइवल्स सेक्शन मेंटेन करती है। ईमेल अलर्ट्स और न्यूज़लेटर्स। यूजर्स को ईमेल के थ्रू नए बुक्स की अपडेट्स भेजी जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आजकल लाइब्रेरीज फेसबुक, व्हाट्सएप या ऐप्स पर भी न्यू अराइवल्स की इन्फो शेयर करती है। एग्जाम्पल। ब्रिटिश लाइब्रेरी अपने नए एक्विजिशंस को वीकली लिस्ट के फॉर्म में वेबसाइट पर पब्लिश करती है। 3. स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इम्प्लीमेंटिंग TAS इन अ लाइब्रेरी। सिलेक्शन ऑफ न्यू टाइटल्स। सबसे पहले नए आने वाले बुक्स, जर्नल्स या रिपोर्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक एंट्रीज। इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखी जाती है जैसे टाइटल, ऑथर, ईयर। ऑर्गेनाइजेशन बाय सब्जेक्ट। टाइटल्स को सब्जेक्ट के हिसाब से अरेंज करते हैं ताकि इजीली एक्सेसिबल हो। मोड ऑफ अनाउंसमेंट। डिसाइड करते हैं कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ईमेल या वेबसाइट के थ्रू मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूशन टू यूजर्स। फाइनली, ये इंफॉर्मेशन फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स तक पहुंचाई जाती है। 4. इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ TAS। टाइम सेविंग। रीडर्स को तुरंत पता चल जाता है कि नया क्या आया है। रिसर्च प्रमोशन। रिसर्चर्स अपने फील्ड के लेटेस्ट पब्लिकेशन से अपडेट रहते हैं। यूजर सेटिस्फैक्शन। लाइब्रेरी की सर्विस से यूजर्स का ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। न्यू बुक्स और रिपोर्ट्स का मैक्सिमम यूज होता है। एग्जाम्पल। इंडिया के इग्नू और दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज अपने पोर्टल्स और ईमेल्स के थ्रू TAS प्रोवाइड करती है। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ये है कि टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस एक बहुत ही यूजफुल और इफेक्टिव सर्विस है जो लाइब्रेरी और यूजर्स के बीच इंफॉर्मेशन गैप को ब्रिज करती है। अगर लाइब्रेरीज ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों मेथड्स यूज करें तो यूजर्स हमेशा अपडेटेड रहेंगे और रिसोर्सेज का फुल यूज कर पाएंगे। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Define information analysis and synthesis. Describe the steps involved in the process of information analysis and synthesis. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन एनालिसिस और सिंथेसिस डिफाइन करना है और फिर प्रोसेस के स्टेप्स डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं। आंसर में दोनों के मीनिंग, इंपॉर्टेंस और स्टेप्स के साथ एग्जाम्पल्स इंक्लूड करने चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। आज के नॉलेज सोसाइटी में इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, लेकिन रॉ इंफॉर्मेशन जब तक प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट ना हो तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं होता। इसीलिए इंफॉर्मेशन एनालिसिस और सिंथेसिस काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं। एनालिसिस का मतलब है इंफॉर्मेशन को तोड़कर उसके की पॉइंट्स समझना, और सिंथेसिस का मतलब है अलग अलग इंफॉर्मेशन को जोड़कर एक नया मीनिंगफुल आउटपुट बनाना। ये दोनों मिलकर लाइब्रेरीज में रिव्यूज, डाइजेस्ट्स और रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प करते हैं। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस। इंफॉर्मेशन एनालिसिस सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें इंफॉर्मेशन को डिटेल में एग्जामिन किया जाता है। इररेलेवेंट डेटा हटाकर सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ट्रेंड्स पे फोकस होता है। एग्जाम्पल। अगर हम 10 रिसर्च पेपर्स पढ़े और उनमें से कॉमन फाइंडिंग्स लिखे तो ये एनालिसिस है। इंफॉर्मेशन सिंथेसिस
अलग अलग सोर्सेस से निकले हुए की पॉइंट्स को जोड़कर एक नया पर्सपेक्टिव बनाना। ये एक स्ट्रक्चर्ड और यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, लिटरेचर रिव्यू लिखना जिसमें मल्टीपल स्टडीज के फाइंडिंग्स कंबाइन होते हैं। 2. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस। यूजर्स का टाइम और एफर्ट सेव करना, इंफॉर्मेशन को कंसाइज और रिलायबल बनाना, वैल्यू एडिशन करके नॉलेज को इजी फॉर्मेट में देना, रिसर्च और डिसीजन मेकिंग सपोर्ट करना। जैसे लाइब्रेरी यूजर्स को हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं देखने पड़ते, उन्हें डायरेक्टली डाइजेस्ट या रिव्यू मिल जाता है। 3. स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस। स्टेप 1. आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेस। पहले रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं, बुक्स, जर्नल्स, रिपोर्ट्स, ऑनलाइन डेटा। एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज स्टडी के लिए यूएन रिपोर्ट्स, साइंटिफिक पेपर्स etc। स्टेप 2. एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। इंफॉर्मेशन को डिटेल में ब्रेक करके की आइडियाज नोट करना, डुप्लीकेट या इररेलेवेंट चीजें रिमूव करना। स्टेप 3. कैटेगराइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलर आइडियाज को ग्रुप करना और सिस्टमैटिकली अरेंज करना। एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज के लिए कॉजेस, इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस के हेडिंग्स। स्टेप 4. क्रिटिकल इवैल्यूएशन। क्वालिटी और रिलायबिलिटी चेक करना। एग्जाम्पल, देखना कि सोर्स पीयर रिव्यूड है या नहीं। स्टेप 5. सिंथेसिस। सब एनालाइज्ड डेटा को इंटीग्रेट करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना, एब्स्ट्रैक्ट, डाइजेस्ट, रिव्यू रिपोर्ट। स्टेप 6. प्रेजेंटेशन एंड डिसेमिनेशन। फाइनल प्रोडक्ट को रीडेबल और एक्सेसिबल फॉर्मेट में यूजर तक पहुंचना। 4. एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस। एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, रिव्यू आर्टिकल्स, ट्रेंड रिपोर्ट्स, टेक्निकल डाइजेस्ट्स, मेडिसिन जैसे फील्ड्स में रिसर्च को सिंथेसाइज करके ट्रीटमेंट गाइडलाइंस बनाने। ये सब दिखाता है कि एनालिसिस और सिंथेसिस का रोल रॉ डाटा को नॉलेज प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में बहुत क्रूशियल है। कंक्लूजन एंड में कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एनालिसिस और सिंथेसिस एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। एनालिसिस इंफॉर्मेशन को तोड़कर क्लियर करता है और सिंथेसिस उन पॉइंट्स को जोड़कर एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज प्रोडक्ट बनाता है। ये प्रोसेस रिसर्च और डिसीजन मेकिंग दोनों के लिए हेल्पफुल है। इसी वजह से लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सेंटर्स के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। Question 4. Describe the translation activities in the areas of humanities and social sciences in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडिया में ह्यूमैनिटीज, लिटरेचर, फिलॉसफी, हिस्ट्री, कल्चर और सोशल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन etc. के फील्ड में ट्रांसलेशन एक्टिविटीज कैसे होती है। हमें उनका इंपॉर्टेंस, डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशंस और एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ट्रांसलेशन इंडिया जैसे मल्टीलिंगुअल कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ हजारों लैंग्वेजेस बोली जाती है और नॉलेज को एक दूसरे तक पहुंचाने का सबसे बड़ा टूल ट्रांसलेशन है। ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज ह्यूमन वैल्यूज, सोसाइटी और कल्चर से रिलेटेड होते हैं और इन सब्जेक्ट्स के लिए ट्रांसलेशन एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च बॉडीज ने इस फील्ड में काफी काम किया है जिससे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को अलग अलग लैंग्वेजेस के कंटेंट इजीली अवेलेबल हो सके। मेन बॉडी। 1. Importance of translation in humanities and social sciences. Knowledge sharing. Philosophy, sociology, economics जैसे सब्जेक्ट्स के important works अगर अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो जाए तो सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है। कल्चरल एक्सचेंज। ट्रांसलेशन के थ्रू हम अपनी हेरिटेज और कल्चर को प्रिजर्व करके दूसरे रीजन्स के लोगों तक पहुंचते हैं, जैसे संस्कृत टेक्स्ट्स, पर्शियन रिकॉर्ड्स और रीजनल लिटरेचर का इंग्लिश, हिंदी में ट्रांसलेशन। एजुकेशन। सोशल साइंसेस के ग्लोबल थियरीज और इंडियन कॉन्टेक्स्ट को कंपेयर करने में ट्रांसलेशन बहुत हेल्प करता है। 2. ट्रांसलेशन एक्टिविटीज इन ह्यूमैनिटीज। क्लासिकल वर्क्स। संस्कृत के वेदास, उपनिषद्स, अर्थशास्त्र और पर्शियन क्रॉनिकल्स जैसे बाबरनामा का ट्रांसलेशन मॉडर्न लैंग्वेजेस में हुआ है। लिटरेरी ट्रांसलेशंस। साहित्य अकादमी अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस के लिटरेचर को ट्रांसलेट करता है जिससे इंटरलिंगुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। केस एग्जाम्पल, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंशिएंट टेक्स्ट को प्रिजर्व और ट्रांसलेट करता है स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए। 3. ट्रांसलेशन एक्टिविटीज इन सोशल साइंसेस। पॉलिसी और डेवलपमेंट।
गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, सेंसस डाटा और रिपोर्ट्स को मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता है ताकि लोगों तक इजीली पहुंच सके। एकेडमिक रिसर्च, ICSSR और UGC ने इंपॉर्टेंट बुक्स और रिसर्च वर्क्स का ट्रांसलेशन करवाया है सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के फील्ड में। टेक्स्ट बुक्स, NCERT और IGNOU जैसे इंस्टीट्यूशंस अपने मटेरियल्स को हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके स्टूडेंट्स को सप्लाई करते हैं। 4. इंस्टीट्यूशंस एंड इनिशिएटिव्स प्रमोटिंग ट्रांसलेशन। साहित्य अकादमी 1954 से काम कर रहा है और लिटरेचर ट्रांसलेशंस के लिए जाना जाता है। नेशनल बुक ट्रस्ट NBT मल्टीलिंगुअल पब्लिशिंग और ट्रांसलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। CSTT सोशल साइंसेस के लिए टर्मिनोलॉजी डेवलप करता है रीजनल लैंग्वेजेस में। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन NTM 2008 में लॉन्च हुआ था। इसका मेन एम है हायर एजुकेशन के लिए ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस के टेक्स्ट बुक्स को ट्रांसलेट करना। कंक्लूजन, इंडिया में ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस की ट्रांसलेशन एक्टिविटीज ने नॉलेज और कल्चर को सभी तक पहुंचाने में बड़ा रोल प्ले किया है। यह एफर्ट्स स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और आम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुए हैं। लेकिन अभी भी ज्यादा सिस्टमैटिक और वाइड स्केल इनिशिएटिव्स की जरूरत है। अगर ट्रांसलेशन और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए तो नॉलेज और हेरिटेज दोनों को प्रिजर्व करके हर लैंग्वेज ग्रुप तक पहुंचाया जा सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।